हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग जो आपका सेकंड पेपर है शिक्षा के समकालीन मुद्दे, ठीक है, या शिक्षा के समवर्तीय मुद्दे, जिसको हम कॉन्करेंट इशूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, इसके हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामंजस्यपूर्ण और सफल विकास की डैश प्रदान करना है। सफल विकास की क्या प्रदान करना है? हेरफेर, आवेश, सुविधा या बढ़ावा? तो यहाँ पे सफल विकास की सुविधा प्रदान करना है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामंजस्यपूर्ण और सफल विकास की सुविधा प्रदान करना है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सभी निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा? नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा? नहीं। अच्छे मूड के लिए स्वस्थ भोजन? नहीं। सभी के लिए शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान किसकी बात करता है? सभी के लिए शिक्षा की बात करता है। सर्व शिक्षा अभियान की संरचना किस स्तर पर होती है? गांव, ब्लॉक, समूह, स्कूल, सभी स्तरों पर होती है। मतलब 1 और 2 दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। 6 से 15 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए? नहीं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए? बात ठीक है। आदिवासी क्षेत्र की 6 से 15 वर्ष की बच्चियों के लिए? ये भी गलत है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए? एक ही ऑप्शन बेस्ट है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन बी ठीक हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL में एक संशोधन है। क्या संशोधन है? सर्व शिक्षा अभियान की योजना इसमें ऐड कर दी गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना, या फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना है? तो ये आप जो है सर्व शिक्षा अभियान की योजना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। SSA के राष्ट्रीय मिशन में निम्न में से निकाय शामिल है। कौन सा निकाय इसमें शामिल है? कार्यकारी सर्वेक्षण, गवर्निंग काउंसिल, स्वीकृति परिषद या फिर परियोजना समिति? क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गवर्निंग काउंसिल। सर क्या हो जाएगा? गवर्निंग काउंसिल। ठीक, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कैसा मूल्यांकन होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रेगुलर भी होना चाहिए। शिक्षण अधिगम को अनुकूलित करने के लिए होना चाहिए। सारे ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव क्या है? स्कूली पाठ्यक्रम सामग्री में कमी। बात तो ठीक है कि ये कहते हैं कि यानी कि स्कूल का जो बोझ है उसको कम किया जाए, यानी कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, ताकि बच्चे अपना जो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको गहराई से समझ सके, फालतू की चीज़ें बच्चे के ऊपर ना ला दो। बिल्कुल ठीक बात। विद्यालयी पाठ्यक्रम में लचीलापन भी होना चाहिए, और जो विद्यार्थी हैं वो अपना जो सब्जेक्ट चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल एकदम कठोर ये फिक्स पहले जैसा मत रखो कि बस तुम मैथ्स के हो तो तुम मैथ्स ही पढ़ सकते हो। अब अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, आप अपना जो है मैथ्स फिजिकल के साथ जो है संगीत भी पढ़ सकते हैं। ओके, और रटने पर जोर नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया गया है कि बच्चे जो है वो रटने की बजाय तर्क करने की, एनालिसिस करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बच्चों के अंदर डेवलप हो पाए। इसलिए इसमें 1, 2, 4 राइट है। 1, 2, 4 जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें आपका ए और बी दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को, या 2 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर? कब हुई थी? NCERT की जो स्थापना है वह 1 सितंबर 1961 को हुई थी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चले जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? CBSE, SCERT, NCERT या फिर न्यूपा? क्या हो जाएगा इसका ठीक आंसर? इसका है NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वह NCERT हो जाएगा। डाइट की स्थापना
निम्न की सिफारिश से की गई? किसकी सिफारिश से की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, कोठारी कमीशन या फिर मुदालियर कमीशन? तो ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश से डाइट की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चले जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न समय सीमा के भीतर में भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है। 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में या फिर 20 वर्षों में? कितने वर्षों में प्यारे दोस्तों? 10 वर्षों में। सर कितने? 10 वर्षों में। कि एसएसए के शुभारंभ के समय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी। कितने बाई कितने रेशियो? यहाँ पे ये जो परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज नहीं है, 90:10 लिखा है, फिर 80:20 लिखा है, फिर 85:15 लिखा है, फिर 70:25 लिखा है। तो कितना जो है, कितनी वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी? तो एसएसए के शुभारंभ के समय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75 अनुपात यानी कि 75:25 वित्तीय व्यवस्था साझा की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वह निकाय जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, वो कौन है? एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, डाइट है या सीबीएसई है? कौन है? वह एनसीईआरटी है प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा सर? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पहली बार वर्ष में राज्य शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। किस वर्ष? 1953, 1963, 1973 या फिर 1983? चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1983 में राज्य शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी निकाय कौन सा है? एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट या सीबीएसई? कौन हो जाएगा? तो वह एससीईआरटी है। क्या है? एससीईआरटी है। एससीईआरटी का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? एससीईआरटी का मुख्य कार्यक्षेत्र अंग्रेजी, विज्ञान, गणित शिक्षा को बढ़ावा देना भी है, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का विकास करना भी है, व्यवसायिक दूरस्थ शिक्षा भी है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह आपका राइट हो जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद एसएसए के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व्यवस्था 50-50 को साझा किया जाना चाहिए? 9वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद या 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद? तो ये था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एसएसए के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय व्यवस्था 50-50 को साझा किया जाना चाहिए। डाइट का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण, अनौपचारिक और वयस्क शिक्षा, शैक्षिक एवं संसाधन सहायता प्रदान करना या फिर सारे ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। ठीक है, डाइट का महत्वपूर्ण काम प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण भी है, अनौपचारिक और वयस्क शिक्षा भी है, शैक्षिक संसाधन सहायता प्रदान करना भी है। ऑप्शन डी राइट हो गया। डाइट स्थापित की गई थी प्रथम स्तरीय स्तर पर, द्वितीय स्तरीय स्तर पर, तृतीय स्तर पर या फिर मध्य स्तर पर? जो डाइट है ये आपकी प्रथम स्तरीय स्तर पर स्थापित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। बहुत बढ़िया। प्राथमिक, बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं बिकॉज टाइम नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो समय आपको देनी है। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय सार्वभौमिकरण में निम्न लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। किस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये आपका पहुंच, प्रतिधारण और प्रगति पर जो है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर? पहुंच, प्रतिधारण और प्रगति पर। ऑप्शन सी राइट हो गया। किस आयोग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए? किस आयोग के अनुसार? हंटर कमीशन, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार, कोठारी कमीशन के अनुसार या फिर इसमें से कोई भी ठीक नहीं है? तो हंटर कमीशन कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने के लिए तैयार करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। शिक्षा में राज्य और संघ के बीच समन्वय निम्न में से किसके द्वारा लाया जाता है? किसके द्वारा लाया जाता है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था 13 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, 2 अक्टूबर 2005 को या फिर 2 अक्टूबर 2008 को? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था तो यह 13 जून 2005 को किया गया था। सर कब किया गया था? 13 जून 2005 को किया गया था। प्यारे दोस्तों आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स हम PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड
करा देते हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 यहाँ पे व्हाट्सअप करिए, उसमें बताइए कि सर हम CSJM यूनिवर्सिटी से हैं, हमको बीएड 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जितना मटेरियल हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपके लिए एनफ रहेगा। पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वह 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाता है। किस आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। ओके, किसके? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर। किसकी अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? किसकी अनुशंसा पर? प्रोग्राम ऑफ 1992, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी। विश्वविद्यालय जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्राथमिक स्तर पर डैश शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करने के लिए SSA की मौजूदा योजना के अतिरिक्त समर्थन के रूप में NPEGEL की शुरुआत की गई है। बालकों की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, विकलांगों की शिक्षा के लिए या फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए? किसके लिए? तो यह बालिकाओं की शिक्षा के लिए अतिरिक्त घटक प्रदान करने के लिए SSA की मौजूदा योजना के अतिरिक्त समर्थन में NPEGEL की शुरुआत की गई है। NPEGEL का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसको कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, ये कहा जाता है इसको। NPST का पूरा नाम क्या है भाई? NPST का पूरा नाम है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, UGC के द्वारा, NCERT के द्वारा या फिर NCTE के द्वारा? जो हमारी निष्ठा योजना है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के द्वारा शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसके सहयोग से दीक्षा का शुभारंभ किया था? किसके सहयोग से? सरकारी हितधारक के सहयोग से, गैर सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी हितधारक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से दीक्षा का शुभारंभ किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। MHRD मंत्रालय द्वारा सार्थक लॉन्च किया गया है। सार्थक कब लॉन्च किया गया? सार्थक जो है वह 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। 29 जुलाई 2020 को तो आपके NEP 2020 लागू हुई थी। 29 अप्रैल 2021 यहाँ पे आपका ठीक ऑप्शन हो जाता है। राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन NMM किसके द्वारा लागू किया गया? UGC के द्वारा, शिक्षक शिक्षा के द्वारा, NCTE के द्वारा या फिर NCERT के द्वारा? किसके द्वारा इसको लागू किया गया है? तो इसको जो है वो NCTE के द्वारा लागू किया गया है। निम्न में से कौन सी NCERT की घटक इकाई नहीं है? NIE, ERIC, CIET या फिर NCTE? क्या हो जाएगा? वो है आपका NCTE। क्या हो जाएगा? NCTE NCERT की घटक इकाई नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। इतनी बात क्लियर है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? कौन नहीं है? BEd, BPEd, DLEd, BTech। कौन सा कार्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो वह आपका BTech Ed जो है वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है? ऑटोनॉमी जो संस्था है वो कौन सी है? NCT है, न्यूपा है, NAC है या फिर NCERT है? वह है आपकी न्यूपा। सर क्या हो जाएगी? न्यूपा एक स्वायत्त संस्था है। SCERT कब अस्तित्व में आया था? 6 जनवरी 1979, 5 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 10 जनवरी? तो SCERT कब अस्तित्व में आया? SCERT आपका 5 जनवरी 1979 को जो है अस्तित्व में आया था। इतनी बात क्लियर है। NAC
प्रत्यायन, मूल्यांकन, गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है। तो ये मार्केटिंग की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है, बिल्डिंग की, शिक्षा की या बजट की। तो यहाँ पे बिल्डिंग की बात होगी नहीं, बजट की बात होगी नहीं, सिंपल सी बात है। जो नैक है यह शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है। नैक का पूरा नाम क्या होता है सर? नैक का पूरा नाम होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। एसएसए की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? शाला पोर्टल, शगुन पोर्टल, विद्यालय पोर्टल या फिर पढ़े भारत पोर्टल, कौन सा है? तो वह आपका शगुन पोर्टल है, जो एसएसए की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था, शगुन पोर्टल। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ईसीसीई को स्कूली शिक्षा का क्या माना जाता है? अनुवर्ती, पश्चगामी, क्रमिक या फिर अग्रगामी, क्या माना जाता है? तो इसको जो है अग्रगामी माना जाता है। क्या माना जाता है? अग्रगामी। इसका मतलब होता है आगे चलने वाला या फिर नींव रखने वाला। और जो ईसीसी है ये स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से पहले आता है। ईसीसी जो है वो कक्षा 1 से भी पहले आता है और उसकी तैयारी कराता है कि बच्चा जब कक्षा 1 में जा रहा है, इसलिए इसे अग्रगामी यानी कि इसको प्रीकर्सर कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है, क्या नाम है इसका नया नाम भाई? इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या नया नाम है? शिक्षा मंत्रालय। NIOS का पूरा नाम क्या है? NIOS का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा का व्यवसायीकरण तब होता है जब मानविकी को दी जाने वाली प्राथमिकता डैश है और छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण तब होता है जब मानविकी को दी जाने वाली प्राथमिकता कम हो जाती है और छात्रों की मांग पर ध्यान बढ़ जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। NEP 1986 के अंतर्गत सरकार ने डैश इलाकों में नवोदय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खोले। कैसे इलाकों में? शहरी, घने, ग्रामीण या फिर दूर दराज इलाकों में। तो यहाँ पे जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही थी, बच्चे वहाँ से स्कूल नहीं पहुँच पा रहे थे, जो दूर दराज इलाके थे वहाँ उन इलाकों में नवोदय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय खोले गए। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? 8%, 10%, 6% या 9%? तो उन्होंने दिया था 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाए। कितना? 6%। शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता है जब तक शिक्षक छात्र अनुपात को प्रबंधकीय अनुपात से डैश नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? कम नहीं किया जा सकता। जब तक शिक्षक छात्र अनुपात को प्रबंधकीय अनुपात से कम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 भारत को डैश ज्ञान की महाशक्ति बनाने हेतु तत्पर है। तो NEP 2020 भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए तत्पर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे नोट्स की। तो प्यारे दोस्तों, नोट्स कैसे रहेंगे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, आज है आपकी 18 अप्रैल, 8 तारीख से आपकी परीक्षा है। समय है आपके पास अभी पढ़ने भर का, पढ़ लो, नहीं तो बाद में फिर नंबर कम आते हैं, सेमेस्टर खराब होता है, आने वाले एग्जाम्स में बैठ नहीं पाओगे, बहुत सारी इशूज आ जाते हैं। तो उसके लिए अभी भी समय है, आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत गोल्डन चांस आपके सामने होता है कि आपके सामने 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको ओनली 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और अगर बढ़िया से पढ़ लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, तो हर पेपर में आपके 75 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव कंटेंट हो गया। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि हर बार कितने ही बच्चे मेरे पास आते हैं, 4th सेमेस्टर उनकी बैक लग जाती है ना, फेल हो जाते हैं। फिर आगे उनका रिजल्ट, जब तक दोबारा 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा तब तक उनका रिजल्ट किसी काम का नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कर लो और ये नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई कर लो। चैप्टर वाइज MCQs आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन है, PYQ आपको मिलने वाले हैं। ये सारा कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम आपको सब्जेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको शॉर्ट नोट्स, एक एक लाइन में चीज़ें क्लियर है, ऐसा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं जहां पे आप कम से कम समय में सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ करके भी अपना
बेड़ा पार हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे वैदिक काल, बौद्ध काल, यहाँ भी पूछा जाएगा, पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सन 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर के आया। गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया, है ना। तो अब देखिए 1 जुलाई 1957 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये बहुत वैल्यूबल कंटेंट है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और जो मार्केट में आपका क्वेश्चन बैंक आता है वो भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करा देते हैं कि आपके अंदर ये भ्रम ना रहे कि हमने सर का कंटेंट तो पढ़ लिया, बाहर का कंटेंट नहीं पढ़ा, क्या पता वहीं से पेपर आता हो। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारा कंटेंट पढ़ लेंगे एनफ है, पर्याप्त है, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन उसके साथ भी जो आपका 2026 में लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आया है इसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये सारा मटेरियल एक जगह लेने के लिए अभी व्हाट्सअप करिए, तो उसके लिए देरी ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जगह मटेरियल लें और एक जगह पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि हमारा भी कंटेंट ले रहे हैं, मार्केट से भी ले रहे हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं आपको। ग्रामीण विश्वविद्यालय की अवधारणा किस आयोग ने सर्वप्रथम दी थी? देखिए बताइए, ग्रामीण विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया, हंटर कमीशन ने दिया, या नई शिक्षा नीति 1986 ने दिया था? तो ये दिया था आपका सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। डेलर्स रिपोर्ट में वर्णित 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा शिक्षा का आधार नहीं है? मैंने पिछले वीडियोस में इनको खूब डिटेल में समझाया है। जानना सीखना, करना सीखना, खुश रहना सीखना या साथ रहना सीखना। तो इसमें आपका डेलर्स रिपोर्ट में जो 4 स्तंभ बताए गए हैं उनमें कौन सा शिक्षा का आधार नहीं है? तो शिक्षा का आधार जो है वो खुश रहना सीखना शिक्षा का आधार नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था? तो इसको 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था सर। कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य भाग हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कितने भाग हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हमारे 4 भाग हैं, यानी कि 5, 3, 3, 4। ये कितने हैं? 4 भाग हैं इसमें। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत नवीन शिक्षा संरचना वो क्या है? 5334 का स्ट्रक्चर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपका 28 नवंबर 1953 को अस्तित्व में आया था। उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य डैश निर्धारित किया गया है। कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 50%, 40%, 35% या 25%? कितना निर्धारित किया गया है? 50% निर्धारित किया गया है, 50%। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। भारत में शिक्षा स्तर में गिरावट का कारण क्या है? अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, इस वजह से एजुकेशन का लेवल गिर रहा है। बात तो ठीक है। शिक्षा के लिए बजट में प्रावधान भी उतना बढ़िया नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं की संख्या भी बढ़ रही है, जिस वजह से वो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बच्चों को नहीं मिल पाती है, भीड़ बहुत हो रही है, टीचर कम है। तो ये सारे ही रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो शिक्षा का स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। परीक्षा सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या है? विश्वसनीयता बढ़ाई जाए, वैधता बढ़ाना, मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाना। ये सभी जो है परीक्षा सुधार के मुख्य लक्ष्य हैं, इसलिए यहाँ भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसी क्रियाएं जिनमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ध्यान नहीं दिया जाता है, कौन सी क्रियाएं हैं? समस्या निवारण, सृजनात्मक चिंतन, तर्क वितर्क, या फिर ये सारी ही ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बात तो बिल्कुल ठीक है। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप हो, बच्चे के अंदर क्रिएटिव बच्चा कैसे बने, बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कैसे उसके अंदर डेवलप हो, बच्चा डिस्कशन डिबेट्स कैसे कर पाए, ये सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बस सिलेबस कंप्लीट करा दो, बच्चा पढ़ लिया, बात खत्म। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में किस शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी सर। किसकी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। अभी पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNSPE का लोकप्रिय नाम क्या है? भारत का भोजन, मिड डे मील ऑफ इंडिया, या फिर भारत का राष्ट्रीय भोजन? क्या कहा जाता है इसको? मिड डे मील कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? मिड डे मील कहा जाता है। किस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों और शिष्टाचार को समझने में मदद करना है? किस स्तर की शिक्षा? प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक,
माध्यमिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो वह पूर्व प्राथमिक होती है। पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, बच्चों के अंदर इटिकेट, मैनर्स, इनको समझने में हेल्प करना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। डीपीईपी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? डीपीईपी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? नेतृत्व क्षमता का विकास करना, बिल्कुल। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना भी है, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना भी है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सटीक हो जाता है। मध्यकाल में शिक्षा को किन 2 स्तरों में विभाजित किया गया था? प्राथमिक माध्यमिक, प्राथमिक व्यावसायिक, प्राथमिक उच्च, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मध्यकाल में शिक्षा को सिर्फ 2 ही स्तर थे, प्राथमिक और उच्च, ठीक है, जिसमें हमारा एक तो मकतब था जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते थे, दूसरा मदरसा हुआ करते थे जो आजकल के डिग्री कॉलेज के समान थे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एम.फिल कोर्स बंद कर दिया जाना चाहिए, कौन कहता है कि एम.फिल कोर्स को बंद कर दो? वो कहता है हमारा एनईपी 2020 की एम.फिल बंद कर दो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? क्या है ये हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU। जब आप एक बालक को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, किंतु यदि एक बालिका को शिक्षित करते हैं तब आप एक परिवार को शिक्षित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। भारत सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम के प्रसारण हेतु पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? निष्ठा, दीक्षा, दोनों, कोई नहीं। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यहाँ पे निष्ठा और दीक्षा दोनों ही पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। मूल्यांकन प्रणाली के संपूर्ण सुधार के लिए नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है, कौन सा? स्वयं, दीक्षा, परख, या फिर प्रेरणा? कौन सा है? तो वह हमारा परख है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका परख हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली के संपूर्ण सुधार के लिए नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की, वह हमारा परख है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सामने आया है? यह जो हमारे भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन था उसके तहत सामने आया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2004 में, जुलाई 2005 में, जुलाई 2006 में, या फिर जुलाई 2007 में? क्या होगा इसका ठीक आंसर? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में हुई थी सर। कब हुई थी? जुलाई 2004 में। भारत में शिक्षक शिक्षा का नियामक निकाय कौन सा है? NCERT, NCTE, AICT, या फिर SCERT? कौन सा है? वह है NCTE। क्या हो जाएगा? NCTE। डाइट की स्थापना की अनुशंसा किस पर आधारित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, 1968, 1986, या फिर 2020? डाइट की स्थापना की अनुशंसा किस पर आधारित है बताओ? तो इसकी जो अनुशंसा है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है। NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? इंडियन एजुकेशन रिव्यू, प्राथमिक शिक्षक, स्कूल साइंस, या फिर ये सभी? क्या हो जाएगा? NCERT द्वारा ही ये सभी पुस्तकें प्रकाशित पत्रिकाएं हैं ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत जो है वो 18% है। कुछ जगह इसका आंसर 9% भी माना जाता है, लेकिन ये पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2023 का था, उसमें यूनिवर्सिटी ने इसका राइट आंसर 18% ही माना था। अभी आप लोग इसको ढूंढेंगे तो 9% आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको ये माना था, ठीक है, इसलिए हम लोग इसी के साथ में जाएंगे। लाइट बट टाइट यह नियामक संरचना बनाई गई है NCERT द्वारा, NEP 1986 द्वारा, NEP 2020 द्वारा, या फिर UGC के द्वारा? तो ये लाइट बट टाइट जो नियामक संरचना है वह NEP 2020 के द्वारा बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक डैश का CPD प्रत्येक वर्ष करना अनिवार्य है। कितने घंटे उसको काम करना है? तो उस घंटे जो है यहाँ पे 50 घंटे होने चाहिए। कितना? 50 घंटे का CPD प्रत्येक वर्ष करना अनिवार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 81 में, 92 में, या फिर 82 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना 1991 में हुई थी सर। कब हुई थी? 1991 में, ठीक है।
DEB का पूरा नाम क्या है? DEB का पूरा नाम है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। दूरस्थ शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने हेतु किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो यह नियोजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है सर? नियोजन। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन युवाओं तक पहुंचना था। कब तक? 2022 तक, 23 तक, 24 तक या फिर 25 तक? आपको बताते चले 2022 तक स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन युवाओं तक पहुंचना था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में SUPW को डैश के लिए एक अलग विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया। किसके लिए? सामाजिक विकास के लिए, भावात्मक विकास के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए, फिर शैक्षिक विकास के लिए। तो माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में SUPW का मतलब होता है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। ठीक है, ये और इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? समाज के प्रति जागरूक और उपयोगी बनाना। तो कुल मिलाकर के SUPW को सामाजिक विकास के लिए एक अलग विषय के रूप में प्रस्तावित किया गया ताकि बच्चा सोशली जो है डेवलप हो पाए। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं? कितने हैं? तो यहाँ पे हमारे ये 5 जो है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं और भारत में NCERT के अधीन कुल 5 जो है वो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान काम कर रहे हैं। एक आपका जो है कि अजमेर है, दूसरा भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर और शिलोंग है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। NIE, CIET, ERIC तथा RIEs घटक हैं। ये सब किसके घटक हैं? ये सब हमारे NCERT के घटक हैं सर। किसके हैं? NCERT के घटक हैं। वर्तमान में UGC के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में UGC के जो चेयरमैन है वह प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं। कौन? प्रोफेसर M जगदीश कुमार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1991 में, 92 में, 87 में या फिर 88 में। तो हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह 1987 में शुरू हुआ था। पढ़े भारत पढ़े भारत बढ़े भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, बच्चों की पढ़ने की आदत में सुधार आए, पढ़ने और लिखने की कुशलता के साथ गणितीय कुशलता में सुधार करना जो है वो पढ़े भारत का मुख्य उद्देश्य यही है। पढ़ने और लिखने की कुशलता तो आए ही बच्चे के अंदर, साथ में गणितीय कुशलता भी उसके अंदर आनी चाहिए। कितने दिनों बैगलेस डे की बात NEP 2020 में 6 to 8 कक्षा के लिए की गई है? कितने दिन बालक बिना बैग के स्कूल जाएगा? तो 10 दिन जो है बालक बिना बैग के स्कूल जाएगा, बाकी एक्टिविटी उससे कराई जाएंगी, सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। NEP 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। कौन थे सर? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यह आपका 1988 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1984 में, 85 में, 86 में या फिर 87 में? कब हुई थी? यह आपकी 1985 में हुई थी सर, 85 में। ठीक है, NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो ये है आपका कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। लर्निंग द ट्रेजर विदिन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? कोठारी रिपोर्ट को, मुदालिया रिपोर्ट को, डेलर्स को या फिर NEP 2020? ये तो आपको पता ही होगा। लर्निंग द ट्रेजर्स विदिन जो है डेलर्स रिपोर्ट को कहा जाता है सर। किसको कहा जाता है? डेलर्स रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। RMSA का पूरा नाम क्या है? RMSA का पूरा नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसे 2009 में शुरू किया गया था सर। कब? 2009 में। NTA की स्थापना हुई किस वर्ष हुई थी? NTA की स्थापना 2017 में हुई थी सर। कब हुई थी? 2017 में। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो ये है हमारा 26.3%। कितना है? 26.3%। कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स के लिए फटाफट मैसेज करें, अभी आपके पास समय है, पढ़ करके अपना बढ़िया एग्जाम निकाल सकते हो। एंड ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम टेट सीरीज क्लासेस करवाते हैं। हालांकि आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।